एक्सरसाइज 1.1 में लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि सभी जो नंबर है ना, ईच नंबर, हर एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है आपको, जैसे फंडामेंटल थ्योरम बोलती है वैसे। क्या 140 140 है, 140 बताओ कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस हो सकता है प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में, अभी भी मैंने बताया था। तो इसके 140 के फैक्टर करो, हाँ 150 के HCF करते हैं, 2 से डिवाइड करो इसको तो 70 टाइम जाएगा, 2 से करेंगे तो 35, फिर 2 से तो इसमें होगा नहीं, 5 से करेंगे तो 7 5 जा, और फिर 7 से करेंगे तो 1, तो 140 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो 140 है ना, वो कंपोजिट नंबर था और ये सारे प्राइम नंबर आ गए, तो हम प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको। समझ में आएगा बताओ? आगे सर। चलो इसको देखो थोड़ा सा और आगे करते हैं। 140 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, देखो 2 इंटू 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो आप लिख सकते हो 2 की स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि जैसे 3 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे मान लो 3 की स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो जब 3 इंटू 3 लिख रखा हो तो आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे 3 इंटू 3 3 बार है तो आप लिख सकते हो 3 का क्यूब लिख सकते हो। तो सीधी सी बात है, लेकिन प्राइम नंबर में लिखना है, यहाँ पे 4 नहीं लिखना आपको, 4 लिखते तो ये कंपोजिट बन जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को? अगर आप ऐसा कर दोगे 2 इंटू 2 4 लिख दोगे यहाँ पे, तो 4 लिखते तो कंपोजिट बन जाएगा नहीं, लेकिन हमें प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिखना है इनको। तो 2 की पावर 2 हो गई, इंटू 5 हो गया, इंटू 7 हो गया, तो ये इसका आंसर है। समझ में आया क्या बताओ? हाँ यस सर आ गया। चलो इसको उतारो और सेकंड वाला करके दिखाओ, है ना। 156 को 4 हमने किया, सबसे पहले डिवाइड किया 2 से, तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड किया हमने, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो उसके बाद में हमने 3 से डिवाइड किया, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से कर देंगे 1। तो 156 को हमने क्या लिखा, प्राइम नंबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर बन गई 2 और इंटू 3 इंटू 13, ऐसे बन गया 156। क्या एक्सप्रेस होता है प्राइम नंबर के फैक्टर की फॉर्म में। समझ में आ गया क्या ये बताओ? यस सर। तो मेरे से आगे देखो, सुना ध्यान से, लिखा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। ये जो पेयर ऑफ इंटीजर आपको दे रखे हैं ना 26 और 91, तो इनमें आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, एंड वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हमेशा होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, उन 2 नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये चीज आपको प्रूफ भी करनी है, वेरीफाई भी करनी है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो देखो, सबसे पहले कोई भी नंबर है ना, उसको आप मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के रूप में कर सकते हो। देखो कैसे करोगे वो सुनो। जैसे 26 और 91 का मैं निकाल रहा हूँ, एलसीएम निकालूंगा और एचसीएफ निकालूंगा, ठीक है। 26 और 91 का हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो निकालते हैं, तो 26 का सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। तो 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं। अब देखो एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं आपके पास में, या तो आप 26 और 91 को एक साथ लेके निकाल लो, सोल्व कर लो इनको, एलसीएम ऐसे निकलता है। या फिर दूसरा तरीका मैं एक बार थोड़ा बाद में बताऊंगा, सुनो ध्यान से। इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हो आप, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें चला जाएगा 13 टाइम्स। मैं इसका एलसीएम निकालूं, 2 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स, इसमें 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो 91 का 91 ही रह जाएगा। अब देखो 7 का डिवाइड हो रहा है, इसमें तो 7 का डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन इसमें 7 का डिवाइड हो रहा है, 13 7 91 होता है। उसके बाद में 13 का डिवाइड दोनों में हो रहा है, तो 13 1 13, 13 1 13, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आ गया ना, तो वो एलसीएम कितना आ रहा है, 2 इंटू 7 इंटू 13 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 13 7 91 और 91 को 2 से करेंगे तो 2 1 2 और 9 2 18, 182 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आ गया ना हमारे पास में, वो आ गया 182 आ गया। तो एलसीएम जो आ गया ना, वो इसका आ गया 182 आ गया, ठीक है। अब इसका निकालते हैं अपन एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 और 26 का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, अलग अलग निकलता है। जैसे 26 के फैक्टर करो आप, यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो 13 टाइम जाएगा, फिर 2 से डिवाइड ये होगा नहीं, तो सीधा 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे देखो
91 का करेंगे ना अपन, तो 91 में आप 7 का डिवाइड कर सकते हो, तो 13 से 7 जा 91, और यहाँ पे 13 से 13 का डिवाइड होता है। अब आप देखो इसके जो फैक्टर आ गए ना, इससे यहाँ से फैक्टर आए हैं 2 इंटू 13, और यहाँ से जो फैक्टर आए हैं वो 7 इंटू 13। 13। तो जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें कॉमन क्या है, 13 कॉमन है। 13। इसका मतलब अगर कोई एचसीएफ पूछे आपको तो 13 इसका एचसीएफ है। ये चीजें समझ में आ गई क्या, बताओ इतनी? यस सर आ गया। अब वेरीफाई करते हैं, देखो तो यहाँ पे वेरीफाई करके देख रहे हैं, ध्यान देना आप। वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में ये क्या बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। तो ये बोल रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर है उनका प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम कितना आ रखा हमारा, देखो एलसीएम की जगह लिख दो एलसीएम यानी कि 182 इंटू एचसीएफ कितना आ रखा है, एचसीएफ आ रखा है 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर कौन से थे, एक 26 था एक 91 था। इन्हीं का तो निकाला था हमने एलसीएम एचसीएफ, तो इनका प्रोडक्ट कर दो यहाँ पर 26 इंटू 91 कर देते हैं। अब देखो 13 को करते हैं इससे मल्टीप्लाई, तो मैं दूसरी स्क्रीन पे करता हूँ। 182 को 13 से कर रहे हैं, 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 टू 6 हो गया, 3 टू 6 हो गया, 8 3 24 हो गया, 3 1 3 और 1 4 हो गया, ठीक है, सॉरी 5 हो गया, 2 कैरी थी, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 और 1 हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 13 और ये हो गया 2 3 6 6। तो यहाँ पे आ गया 2 3 6 6 आ गया। और जब 26 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेम ये का ये नंबर आएगा, यानी कि 2 3 6 6 आ जाएगा। समझ में आएगा? 510 के मैंने फैक्टर कर दी, ये फैक्टर आ गए। 2 से डिवाइड किया 255 आया, 3 से किया 85, 5 से किया 17 और 17 से कर लिया 1 आ गया। अब 92 के फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करो सबसे पहले, तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 4 जाए 8 हो जाएगा, फिर बचेगा 1 और 2 6 जाए 12। उसके बाद में 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 23 2 जा 46 होता है। 23 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में आप सिर्फ प्राइम नंबर का डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। 23 के 23 और 1 2 ही फैक्टर हैं, इसलिए 23 का डिवाइड हो जाएगा इसमें। तो जब हमने 92 के फैक्टर करे ना, तो आगे हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 23। एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ वो होता है जो कॉमन होता है इनमें। तो कॉमन फैक्टर क्या है इनका, देखना एक बार। सिर्फ इसमें 2 ही कॉमन है, बाकी और कुछ भी कॉमन है नहीं। ना तो 3 कॉमन है, ना 5 कॉमन है, ना 17 या 23, कुछ भी कॉमन है नहीं इसमें। इसका मतलब सिर्फ इसमें 2 कॉमन है। तो जो एचसीएफ आ गया वो 2 आ गया। इतना समझ में आएगा, बताओ एक बार। इसके आगे सुनना। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। एलसीएम निकालने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप क्या करो कि 510 को और 92 को एक साथ लिखो और इसको सोल्व कर लो, या तो ऐसा कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है वो सुनो आप। आपको क्या करना है कि जो फैक्टर आ रहे हैं ना, ये जितने भी फैक्टर आ रहे हैं ना एचसीएफ में, जो फैक्टर आए हैं, जो कॉमन आया है ना, जैसे 2 और 2 कॉमन आ गया, सबसे पहला काम तो आप एचसीएफ वाला नंबर लिख दो। तो सबसे पहले तो एचसीएफ वाला मैंने नंबर लिख दिया, 2 लिख दिया। उसके बाद में देखो जो बच गया ना वो नंबर लिखने। इसमें 3 बच गया, 5 बच गया और 17। पहली लाइन में क्या क्या बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया और 17 बच गया। तो 3 बच गया, 5 बच गया और 17 बच गया इनटू दूसरी लाइन में क्या क्या बच गया, एक 2 बच गया, एक 23 बच गया। तो 2 इंटू 23 बच गया। आई क्या मेरी बात समझ में? आ गई। तो फिर से बता रहा हूँ मैं एक बार, आपको क्या करना है, ये तो कॉमन था, यानी कि ये तो एचसीएफ था हमारा, तो ये तो एक बार लिख दो। सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर अब इसको छोड़कर पहली लाइन में और दूसरी लाइन में कौन से नंबर बच गए वो मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो फर्स्ट वाली लाइन में 3 5 और 17, तो 3 5 और 17। सेकंड वाली लाइन में 2 और 23, तो 2 और 23। इन सभी को करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना है आपका, सोनाक्षी कितना है बताना मेरे को एक बार डिजिट। 23,460। 460 ये नंबर आएगा। 23,460। हाँ, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको ये नंबर आ जाएगा। समझ में आ गया इतना? अब आपको वेरीफाई कर देना लास्ट, क्योंकि हमारे पास में एलसीएम भी आ गया, हमने एचसीएफ भी निकाल दिया, दोनों चीजें हमने निकाल दी। तो अब सिर्फ वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना हमेशा सीधी सी बात है, इनके प्रोडक्ट के बराबर होता ही है। वो तो होता है तो आप सीधा भी लिख सकते हो, एक साइड का मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड का सीधा लिख सकते हो। मतलब ये है कि वेरीफाई करेंगे। देखो ध्यान देना, वेरीफाई जब करते हो तो हमें पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है ना, वो हमेशा 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, यानी कि 510 मल्टीप्लाई 92 के बराबर आएगा ही आएगा। अब इसको देखो, एलसीएम कितना है इसका, एलसीएम है 2 3
460 इंटू HCF कितना है, HCF 2 आया है, इक्वल्स टू यहाँ पे बार इसको ऐसे कैसे रखो, ठीक है कर दिया मैंने। अब इसको 2 से 4692 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो देखो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 46920 है, तो 46920 आ गया, तो सीधी सी बात है इस साइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, 46920 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाई, तो लिख सकते हैं हैंड्स पर। समझ में आया क्या बताओ? अगला वाला हम कर लेंगे। भी सेम वही है, देखो करते हैं इसको। लिखा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, ये जो इंटीजर दे रखे हैं ना आपको, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड के यूज करके आपको निकालना है इसका एलसीएम और एचसीएफ। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप एचसीएफ निकाल लिया करो, तो फर्स्ट वाला कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे, एचसीएफ ऑफ 12 15 एंड 21। सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालेंगे तो देखो 12 का, अच्छा कर लिया क्या सोनाक्षी आपने? यस सर। ओके ओके, इसको करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में 23 का डिवाइड 17 का लिखो सबसे पहले, तो क्या लिखोगे, एचसीएफ ऑफ 17 23 एंड 29। तो आप सबसे पहले 17 के फैक्टर करोगे, तो 17 के जो फैक्टर ना 17 में 17 का ही डिवाइड होगा, क्योंकि एक प्राइम नंबर है और 1 टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर आ गए वो आ गए 17 इंटू 1। जब अपन 23 के करेंगे ना, तो 23 में 23 का डिवाइड ही कर सकते हो, तो यहाँ पे 23 का डिवाइड करोगे 1 टाइम चला जाएगा, तो इसके हो जाएंगे 23 इंटू 1। बात करें 29 की, तो 29 में 29 का ही डिवाइड कर सकते हो आप, क्योंकि सारे के सारे प्राइम नंबर है इसलिए, तो 1 टाइम चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 इंटू 1। तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, वही अपना एचसीएफ होता है, तो कॉमन इसमें 1 है, तो क्या लिखोगे, एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम का मैंने तरीका क्या बताया था आपको, तो लिखोगे एलसीएम ऑफ 17 23 एंड 29। एलसीएम का मैंने तरीका आपको ये बताया था कि आप क्या करोगे, जो कॉमन है ना उसको तो एक बार लिख लो, तो ये तो मैंने लिख लिया 1 इंटू, अब बच गए ना वो सारे लिखो। जब फर्स्ट वाली रो में क्या बच गया 17, सेकंड वाली रो में क्या बच गया 23, थर्ड वाली रो में क्या बच गया 29, तो 17 लेना पड़ेगा इंटू 23 लेना पड़ेगा इंटू 29 लेना पड़ेगा, फिर जिनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आई क्या मेरी बात? हाँ सर। हाँ, तो ये ऐसे होगा, क्योंकि सारे प्राइम नंबर है। बात करें थर्ड वाला, जैसे 8 9 25 है, ये तो कर लिया सर। 8, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इन तीनों क्वेश्चनों में। आया हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, समझना इसको ध्यान से। ओके सर। हाँ ध्यान देना इस पे। इसमें क्या लिखा है, देखो लिखा कि गिवन दैट, आपको ये दे रखा है कि एचसीएफ दे रखा है किसका, 306 एंड 657 का। 306 और 657 का जो एचसीएफ है ना, वो आपको 9 दे रखा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एचसीएफ अपने को दे रखा है ना, नंबर्स अपने को कौन से दे रखे हैं, तो नंबर्स जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं, एक नंबर तो आपको 306 दे रखा है और दूसरा नंबर आपको दे रखा है 657, और उसका जो एचसीएफ आपको दे रखा है ना, एचसीएफ आपको दे रखा है 9। तो इसने बोला कि इसका फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर, तो इन नंबरों का एलसीएम कितना होगा, तो हम एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो देखो बहुत आसान है, हमारे पास में 2 ऑप्शन है, या तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, तो 306 और 657 को एलसीएम ऐसे करके निकाले, लेकिन हम ऐसे करके नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारे पास में एचसीएफ अपने को दे रखा है। तो हमारे पास में एक दूसरा ऑप्शन है, वो कौन सा, सुनना। हमें इस चीज का पता है, वी नो दैट, हमें ये पता है कि कभी भी एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लाई वो बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो 2 नंबर होते हैं ना उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एलसीएम देखो कितना दे रखा है हमारे पास में, एलसीएम है नहीं, एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ की जगह 9 रख दो, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, उन 2 नंबरों का प्रोडक्ट कर दो, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, तो यहाँ लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई बाय 657, ठीक है। एंड एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 9, जो मल्टीप्लाई का नंबर है वो डिवाइड में भेज दो, 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। दोनों नंबर 3 से कट रहा है देखो, ठीक है, 3 से इसको काट लेंगे, 3 से नहीं, 4 से भी, पूरा 9 से सीधा भी कट रहा है देखो, 9 से सीधा कट रहा है, 9 3 जा 27, बच गया कितना 3, 36 हो गया ये, तो 9 4 जा 36, तो यानी कि कितना आ गया 34 इंटू 657। तो आपको बस इतना सा काम करना है, क्या 657 को मल्टीप्लाई कर देना है 34 से,
कर लो, देखो 7 4 जा 28 कैरी आ गई, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी आ गई, 6 4 जा 24 24 और 2 हो गई 26, 7 3 जा 21 हो गया, 5 3 जा 15 और 2 17 हो गया, और उसके बाद में 6 3 जा 18 और 1 19 हो गया। समझ में आ गया कितना? उसके बाद में यहाँ पे 8 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 लिख लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 और 2 11 और 1 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 2 2 3 3 8, तो इसका आ जाएगा 2 2 3 3 8। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर हम ऐसे करके निकालेंगे ना इस मेथड से तो बहुत टाइम लगेगा अपने को, लेकिन इसमें हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता था कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मैंने एलसीएम और एचसीएफ 9 था और दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, फिर मैंने 9 डिवाइड में भेज के इसको कैंसिल आउट कर दिया, और 34 को इससे मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम निकाल लिया। समझ में आ गया कि बताओ? फिफ्थ वाला क्वेश्चन समझना ध्यान से। लिखा चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ये बोला कि 6 की पावर जो n है ना, जो उसका जो एंड होता है वो 0 डिजिट से हो सकता है क्या, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोला कि n है ना वो क्या है, नेचुरल नंबर है। चलो मैं करके देखता हूँ, एक बार ट्राई करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसने ये बोला कि 6 की पावर अगर आप n करते हो और n जहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो। मैंने एक बार के लिए n की वैल्यू 1 ले ली, एक बार के लिए मैंने देखा कि n बराबर 1 लेते हैं, तो मैं हो गया 6 की पावर 1। 6 की पावर 1 का मतलब 6 होता है। समझ में आ गई मेरी बात? फिर उसने बोला कि n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर है, तो n की जगह वैल्यू बढ़ाता हूँ मैं। n की जगह मैंने 2 पुट कर लिया एक बार के लिए, तो n अगर मैं 2 पुट कर लूंगा तो ये बन जाएगा 6 की पावर 2 बन जाएगा, जो होता है 6 × 6 यानी कि 36। फिर मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, मैंने n की वैल्यू 3 पुट कर ली एक बार के लिए, तो ये बन जाएगा 6 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 6 × 6 × 6 जो बनता है 216। तो ये बोल रहा है कि यदि आप 6 की पावर n करते जाते हो और जहाँ पे n नेचुरल नंबर है, यानी कि n की 1 2 3 4 ये वैल्यू लेते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो ये बोल रहा है कि 0 पे भी कभी एंड हो सकता है क्या इसका डिजिट का। तो जब मैंने इस डिजिट का 6 की पावर 1 से आंसर निकाला तो डिजिट आ रही 6, 6 की पावर 2 से मैंने आंसर निकाला तो इसकी जो यूनिट प्लेस पे नंबर आ रहा है वो 6 आ रहा है, 6 की पावर 3 से निकाला तब भी यूनिट प्लेस पे 6 ही आ रहा है। तो सीधी सी बात है, मैं अगर 6 की पावर 4 से निकालूंगा तब भी जो आंसर आएगा तो उसमें यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। सही बात है क्या? इतनी बात समझ में आएगी? इससे हमें ये पता चल रहा है कि कभी भी आप 6 की पावर n की वैल्यू चाहे कुछ भी लेते जाओ, कभी भी इसका एंड 0 से नहीं होगा, कभी भी इसका एंड है ना 0 डिजिट से नहीं होगा। सही बात है ना? तो आप सोचोगे सर 0 डिजिट से होता कब है? अब हम देखें कि 0 डिजिट से कब एंड हो सकता है नंबर का। मान लो मेरे पास में दूसरा नंबर होता, मैंने नंबर ले लिया जैसे 20 ले लिया, चलो 20 की पावर n ले लेता, तो 20 की पावर 1 लेता तो 20 आता, 20 की पावर 2 लेता तो 20 × 20 यानी कि मेरे पास में क्या आता, 400 आ जाता। तो मेरे पास 0 से एंड हो रहा है हर बार। तो मेरे को ये चीज पता चली, जब तक कि किसी नंबर के फैक्टर में है ना 2 और 5 नहीं होंगे ना। अच्छा मैंने 20 को फैक्टर करके देखा, तो 20 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 से करो 10 टाइम्स, 2 से करो 5 टाइम्स, और 5 से करोगे 1 टाइम्स। 20 के जब मैं फैक्टर कर रहा हूँ तो आ रहा है 2 × 2 × 5। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी नंबर 0 से एंड तभी होगा जब उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 रहेगा। जब तक उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 नहीं आएगा ना, उसका एंड 0 से नहीं हो सकता। क्योंकि 10 कब बनता है, 0 कब बनता है, जब 5 2 से मल्टीप्लाई होता है, उसी कंडीशन में 0 बनता है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? 5 को और किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो आप, जैसे सम इवन नंबर को छोड़ दो, यानी कि 2 4 6 8 इनको छोड़ दो, इनके अलावा 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, वो 0 नहीं बनाएगा। जैसे मान लो कि मैं 5 को 1 से करता हूँ तो 5 आता है, 5 को 3 से करता हूँ 15 आता है, 5 को 5 से करता हूँ 25 आता है, कभी भी 0 नहीं बनाएगा। लेकिन अगर मैं 5 को 2 से कर दूं तो 10, अगर मैं 5 को 4 से कर दूं तो 20। इसका मतलब यदि 2 4 6 इनसे मल्टीप्लाई करता हूँ ना 5 को, तभी वो क्या आता है, लास्ट में 0 आएगा, वरना तो 0 कभी नहीं आएगा। तो हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि कभी भी अगर आपको 0 लाना ना, एंड डिजिट पे 0 चाहिए, तो उसके फैक्टर के अंदर है ना, उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 होने जरूरी है। तो जब मैं 6 के फैक्टर करके देख रहा हूँ, जैसे 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3 होते हैं। इसमें 2 × 3 आ रहा है, इसमें 2 × 5 कहीं नहीं आ रहा। अगर 2 × 5 नहीं आने की वजह से ये 0 पे एंड नहीं हो रहा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? कोई भी नंबर में अगर 2 और 5 नहीं आएगा ना मल्टीप्लाई में,
तो वो 0 से एंड कभी नहीं हो सकता। जैसे आप 8 लेके देख लो, चाहे 8 की पावर 1 ले लो, 8 की पावर 2 ले लो, 8 की पावर 3 ले लो, चाहे 8 की पावर 1 8 होता है, क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा अपने को, इसीलिए इसका एंड 0 से नहीं हो रहा। जैसे 8 की पावर 2 क्या होता है 64, इसमें भी नहीं आया 0 लास्ट में, क्योंकि इसमें भी कहीं पे 5 नहीं आएगा इसके फैक्टर में, इस वजह से। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर हो जाए, अगर उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 नहीं आएगा ना, 2 और 5 का फैक्टर नहीं आएगा, तब तक वो 0 नहीं बन सकता। समझ में आई क्या मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है आपको? जब तक किसी भी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 नहीं आएगा, 0 से एंड नहीं होगा उसका। ये बात आप ध्यान रखो। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम इसको ऐसे लिखेंगे, 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद 0 एंड विद द डिजिट 0, डिजिट 0। कभी भी 0 से डिजिट का एंड नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या रहेगा? इसका रीजन रहेगा बिकॉज द फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, बिकॉज द फैक्टर ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n बन गया। मतलब 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर मैंने n वापस लगा दी। समझ गए क्या मेरी बात को? क्योंकि इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो 2 इंटू 3 बन रहे हैं, इस वजह से इसका एंड है ना 0 से नहीं हो सकता। समझ में आ गई कि मेरी बात? बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6th वाला क्वेश्चन, एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ लेना ध्यान से। लिखा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये नंबर है और एक ये नंबर है, आर कंपोजिट नंबर। आपको प्रूफ ये करना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है। अब आपको एक चीज याद होगी, मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल थ्योरम बताई थी आपको। फंडामेंटल थ्योरम बोलती है, फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है ना, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप क्या कर सकते हो, प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख सकते हो। बताई थी क्या? बताओ। फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में होता है वो, फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में होते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 एक कंपोजिट नंबर है, और इसके जब मैं फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 2 बनेगी। देखो ये भी प्राइम आया, ये भी प्राइम आया। एक एग्जांपल और लेता हूँ, 10 एक कंपोजिट नंबर है, अगर इसके मैं फैक्टर करूंगा तो लिखूंगा 2 इंटू 5, तो ये भी प्राइम आया, ये भी प्राइम आया। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो हमें ये पता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है वो प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, इसी का यूज करेंगे अपन। देखो, तो हमें ये बोला है कि आप एक्सप्लेन करो कि ये जो नंबर आ रहा है ना वो एक कंपोजिट नंबर है। तो देखते हैं कंपोजिट नंबर है क्या ये। मैं लिख रहा हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये लिखा मैंने। अब आप ध्यान दो कि ये पूरा का पूरा नंबर, एक नंबर ये है और एक नंबर ये। कोई भी नंबर प्लस या माइनस से मतलब अलग होता है, ठीक है ना, कोई प्लस या माइनस से अलग होता है। जब तक मल्टीप्लाई चलता रहता है वो एक ही नंबर माना जाता है। आप ध्यान दो, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 13 कॉमन है। तो यहाँ से 13 जब बाहर निकल गया तो बचा क्या, 7 इंटू 11 बचा, फिर प्लस यहाँ से 13 बाहर गया तो क्या बचा, 13 1 जा 13, 1 बचेगा। इतना समझ में आ गया? यस सर। आगे समझो। तो यहाँ पे 13 मैंने लिखा और 7 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, और प्लस में कितना हो गया 1। यहाँ पे लिखेंगे 13 इंटू 77 में 1 ऐड करते ही क्या बन जाएगा, 78 बन जाएगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो इसने Yes, ये sir. प्रूफ करना है कि कंपोजिट नंबर। तो आप खुद सोचो कि 13 जो है ना वो प्राइम नंबर है, और ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो कभी भी प्राइम नंबर को आप कंपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना तो कंपोजिट आता है, कभी भी कंपोजिट नंबर को कंपोजिट से करते हो तब भी कंपोजिट आता है, और प्राइम को प्राइम से करते हो तब भी कंपोजिट नंबर ही आता है। ठीक है, देखो कैसे। 3 एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 3 जा कितना बन गया 15, और 15 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए। तो 15 में आप 1 का डिवाइड कर सकते हो, 3 का कर सकते हो, 5 का कर सकते हो। इसका मतलब 15 कंपोजिट नंबर है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, कभी भी दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो ना तो क्या आता है, कंपोजिट नंबर आता है। मैंने प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, कंपोजिट नंबर। अगर मैं एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट को मल्टीप्लाई करूंगा तब भी कंपोजिट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3 एक प्राइम नंबर है और 4 एक कंपोजिट नंबर है, और 4 3 जा कितना हो गया 12, और 12 क्या होता है, कंपोजिट होता है। समझ में आ रही है क्या बात? तो इसको जब मैं सोल्व कर रहा था ना, तो इसको सोल्व करने पर मेरे पास में एक प्राइम आया और एक कंपोजिट आया। तो मैंने क्या बताया, प्राइम और कंपोजिट का मल्टीप्लाई क्या होता है, कंपोजिट होता है। प्राइम और कंपोजिट का मल्टीप्लाई क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं क्या,
कि ये नंबर क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर, इज ए कंपोजिट नंबर। आई क्या बात समझ में, बताओ। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान लो मेरे पास में एक नंबर है, मैं दो प्राइम नंबर लेता हूँ, पहला भी प्राइम नंबर और दूसरा भी प्राइम नंबर, जैसे 2 और 3 दोनों ही प्राइम है, इनको मैं मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6, और 6 क्या बन गया, कंपोजिट। सही बात है क्या? तो हमें ये पता चला कि प्राइम और प्राइम को मल्टीप्लाई करने से, है ना, प्राइम और प्राइम को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, कंपोजिट नंबर आता है, कंपोजिट नंबर आता है। लेकिन अगर एक प्राइम और एक कंपोजिट हो तो, यानी कि एक नंबर 2 ले लिया मैंने और दूसरा नंबर कंपोजिट ले लिया, यानी कि 6 ले लिया, तो एक नंबर अगर प्राइम और दूसरा कंपोजिट हो तो 6 2 12 बन गया, तो 12 भी तो कंपोजिट नंबर है, यानी कि एक प्राइम और एक कंपोजिट हो तब भी कंपोजिट आता है, और अगर दोनों ही कंपोजिट हो तब भी कंपोजिट आता है। मतलब मल्टीप्लाई कोई भी नंबर करो आप, कंपोजिट नंबर ही आएगा हमेशा। जैसे 4 और 6 को करोगे 24, 24 भी कंपोजिट। भाई कंपोजिट क्या होता है, जिसके दो से फैक्टर ज्यादा हो वो कंपोजिट है। 6 के फैक्टर मोर देन 2 है, 1 से डिवाइड कर लो इसको, 2 से कर लो, 3 से और 6 से कर लो। इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर हैं, 1 से डिवाइड कर लो, 2 से कर लो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 6 से कर लो, 12 से कर लो, ऐसे इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसको सोल्व करूंगा तब मेरे पास में या तो प्राइम इंटू प्राइम आ जाए तब भी कंपोजिट मान लूंगा मैं इसको, या कंपोजिट इंटू कंपोजिट आए तब भी कंपोजिट मान लूंगा, या प्राइम इंटू कंपोजिट आए तब भी कंपोजिट मान लूंगा। समझ गए क्या मेरी बात को इतना? अब देखो आगे, तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। मैंने लिखा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में कितना 5। तो एक टर्म ये है, जब याद रखना जब भी मल्टीप्लाई चलता है तब वो एक ही टर्म मानी जाती है पूरी की पूरी, और दूसरी टर्म ये है। इन दोनों टर्म में 5 कॉमन है तो मैंने 5 कॉमन निकाला, तो यहाँ से क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 5, तो यहाँ से बचा नहीं, फिर बचा क्या 4 इंटू 3 इंटू 2, ये बच गया, और प्लस में यहाँ से 5 निकल गया तो 5 बन जा 5 1 बचता है, तो 5 यहाँ पे ब्रैकेट मैंने फिर से लगाया। तो इसको जब मल्टीप्लाई आप कर रहे हो तो 108 बन रहा है, योगिता यही बन रहा होगा, हाँ तो 108 बन रहा है, +1 और प्लस में 1, तो 5 109। इंटू 108 और 1 कितने हो गए, 109 हो गए। हाँ तो ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर, और दोनों प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कंपोजिट नंबर होता है। समझ गए क्या मेरी बात को? क्या आप इसको और मल्टीप्लाई करो तो करके दिखा दो, क्या दिक्कत है। 9 5 जा 45, तो ये 45 हो गया 0 और 5 5 जा 5, मतलब इसका ये आंसर आएगा, और ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हम क्या लिखेंगे, सो 5045 इज ए कंपोजिट नंबर, इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। बिकॉज कंपोजिट क्यों है भाई, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, बिकॉज द नंबर है, द नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, दो से ज्यादा इसके फैक्टर होने की वजह से ये कंपोजिट हो गया। आया क्या समझ में, बताओ। चलो ठीक है, इसको अगला क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन में लिखा कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है कोई अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, कोई स्पोर्ट्स का फील्ड है जिसमें मतलब एक सर्कल बना रखा है, एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ दे रखा है आपको। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है वो एक राउंड कंप्लीट करती है ना इसका, सोनिया जब एक राउंड इसका कंप्लीट करती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट, ठीक है, सोनिया को लगते हैं। और दूसरी एक लड़की दे रखी होगी इसमें, देखो दूसरा लड़का है रवि, बाय रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि क्या करता है कि 12 मिनट का टाइम लेता है उसको कंप्लीट करने में एक राउंड को। तो 12 मिनट का समय किसको लग रहा है, रवि को। इसने बोला है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज करो कि वो दोनों सेम पॉइंट से एक साथ चल रहे हैं, सेम टाइम पे चल रहे हैं, एंड गो दिस सेम डायरेक्शन, और सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, तो फिर कौन सा टाइम होगा जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे। तो आप खुद सोचो कि अगर कोई भी व्यक्ति दौड़, मतलब ग्राउंड पे दौड़ रहा है, एक सर्कुलर ग्राउंड है और इस पे दौड़ रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे एक योगिता है और सोनिका, आप दोनों हो यहाँ पे, तो यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया। अब मान लो एक फास्ट दौड़ रही है, एक धीरे दौड़ रही है, तो योगिता मान लो यहाँ पे स्पीड से, योगिता तो थोड़ी हल्की है ना लड़की, छोटी मतलब, तो भी ये फास्ट दौड़ेगी, और सोनिका है वो थोड़ा धीरे दौड़ेगी।
तो योगिता फास्ट दौड़ रही है और सोनिका जो है वो धीरे दौड़ रही है। तो दोनों ने चलना एक साथ स्टार्ट किया। मेरी बात ध्यान से सुनना। आप दोनों ने मान लो एक साथ चलना स्टार्ट किया यहाँ से। तो एक तो फास्ट दौड़ रही है, मान लो 10 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, और जो सोनाक्षी है उसको 15 मिनट लग जाते हैं एक चक्कर लगाते लगाते। ठीक है, तो आप सोचो कि जब यहाँ से दोनों ने साथ चलना स्टार्ट किया, मैंने बोला कि हाँ स्टार्ट करो, तो स्टार्ट करते आप दोनों रेस लगाना स्टार्ट किया, और 10 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुए तो 10 मिनट बाद में यहाँ पे योगिता पहुंच गई वापस। लेकिन जो सोनिका है वो अभी तक यहीं पहुंची है, क्योंकि वो 15 मिनट लगाएगी तो वो थोड़ा लेट पहुंचेगी अभी तक। सर सोनिका नहीं, सोनाक्षी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो दोनों चल रहे हो, योगिता है और सोनाक्षी। योगिता पहुंच गई 10 मिनट में वापस, लेकिन सोनाक्षी क्या करेगी, 15 मिनट में पहुंचेगी। तो ये अभी यहाँ तक ही पहुंची है, तब तक योगिता और आगे निकल गई। लेकिन चलते चलते कभी तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब आप दोनों वापिस से सेम पॉइंट पे यहाँ मिल ही जाओगे। सर ऐसे के भागते रहेंगे पूरे दिन? ये बात तो सही है आपकी, पूरे दिन नहीं भागना बेटा, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा इसमें कि आप क्या करोगे, एक जगह पे मिल जाओगे वापस से। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? ऐसे चलते रहोगे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा कि दोनों मिल जाओगे फिर से एक जगह, आप वापस से एक बार क्रॉसिंग फिर से होगी। क्लास खत्म होते ही मिल जाएंगे हम तो। अच्छा हाँ, तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। तो देख लो, देखते हैं इसको, करते हैं अपन सोल्व। तो 10 मिनट जैसे ही हुए और 10 मिनट होते ही योगिता का एक राउंड पूरा, और जो सोनाक्षी है वो 15 मिनट लग रहे हैं उसको। ऐसे मान लो 20 मिनट हुए, 20 मिनट में देखो इसके कितने राउंड हो जाएंगे, 2 राउंड हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, और जैसे ही 30 मिनट हुए तो 30 मिनट में आप खुद सोचो कि 30 मिनट जैसे ही हो गए, तो बताओ योगिता के राउंड कितने कंप्लीट हो गए? 3 कंप्लीट हो गए। और जैसे ही 30 मिनट हुई तो उस टाइम सोनाक्षी के राउंड कितने कंप्लीट हो गए? 2 कंप्लीट हो गए। इसका मतलब ये वापस से आप दोनों यहीं जाके मिल जाओगे, क्योंकि योगिता तो 3 राउंड लगा चुके हैं उस टाइम में, और जो सोनाक्षी है वो 2 राउंड लगा चुके हैं, लेकिन आ गई यहाँ पे दोनों के दोनों। मिली कि नहीं मिली बताओ मेरे को? हाँ। मिल गई ना, दोनों एक जगह मिल गई। हाँ, तो आधे घंटे में दोनों एक जगह फिर से मिल ही जाओगी, बात ये है। और फिर वापस आप एक साथ कब मिलोगी? फिर 60 मिनट पे मिलोगी, 60 मिनट पे फिर से मिल जाओगी एक जगह पे। तो कैसे पता चलेगा? तो याद रखो, हमेशा तभी पता चलेगा जब दोनों का आप एलसीएम लेते हो। यानी कि अगर मैं 10 का और 15 का एलसीएम लेता हूँ ना, तो 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30 आता ना 10 और 15 का एलसीएम। तो एलसीएम हमें बताता है कि कोई भी जो मतलब राउंड लगाने वाले हो या फिर बेल लगने का काम हो, वो दोनों एक साथ फिर से रिपीट कब होता है, कोई भी नंबर रिपीट कब होगा वो एलसीएम बताएगा अपने को कि 30 मिनट के बाद में रिपीट हो जाएगा, मतलब आप फिर से मिल जाओगे। ऐसे ही हम इसमें करेंगे। देखो, हमें पता है कि जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है और रवि है वो 12 मिनट लेता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो जो एलसीएम आएगा ना, वो हमें ये बताएगा कि इतने मिनट के बाद में फिर से दोनों एक जगह पे होंगे। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 12 और यहाँ पे ले रहा हूँ 18। एलसीएम लेते हैं इसको, 2 से डिवाइड करो 6 टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा। फिर से 2 से करोगे 3 टाइम्स जाएगा, और ये जाएगा नहीं, तो 9 का 9। फिर 3 से डिवाइड करो तो ये 1 टाइम्स 3, 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड करो तो 1 और 1। देखो 3 3 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कितना आ गया 36। इसका मतलब 36 मिनट के बाद में फिर से दोनों एक जगह पे होंगे। भाई दोनों ने रवि और सोनिया दोनों ने चलना स्टार्ट किया, लेकिन एक धीरे चल रहा है, एक फास्ट चल रहा है। लेकिन आप खुद सोचो 36 मिनट में सोनिया के कितने राउंड पूरे हो जाएंगे? तो 18 के हिसाब से वो राउंड लगा रही है, तो सोनिया के राउंड हो गए 2 पूरे। ठीक है, और उसी 36 मिनट में रवि के राउंड कितने पूरे हो जाएंगे? तो रवि के हो जाएंगे 3 राउंड पूरे हो जाएंगे ना। तो इसके 2 राउंड पूरे होके ये यहाँ पे आ गया 36 मिनट पे, और ये मतलब सोनिया तो यहाँ आ गई 36 मिनट पे 2 राउंड पूरे करके, और रवि यहाँ आ गया 36 मिनट पे 3 राउंड पूरे करके। लेकिन मिल तो वापस गए नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गई क्या मेरी बात? हाँ, उतारो इसको। ठीक है, लिखेंगे कल। पहले √2 का करके देख रहे हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो इसको कैसे प्रूफ करें। तो ध्यान दो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान के चलेंगे कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो हम अज्यूम करेंगे, ये क्या अज्यूम करेंगे हम, कि √2 है ना वो रेशनल नंबर है। √2 इज ए रेशनल नंबर।
ये चीज हम मान के चलेंगे एक बार। तो अगर √2 रेशनल है तो आपको पता है कि कोई भी रेशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यानी कि √2 को आप लिख सकते हो p अपॉन क्यू लिख सकते हो, या a अपॉन b लिख सकते हो। तो p अपॉन क्यू लिख दो या a अपॉन b लिख दो, एक ही बात है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? मैंने मान लिया कि √2 रेशनल है, तो सीधी सी बात है, अगर √2 रेशनल है तो इसको a अपॉन b की रूप में लिख सकते हो, जहां पे एक कंडीशन है कि b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और a और b दोनों है ना, वो क्या होते हैं, इंटीजर तो होते ही होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम जानते हो क्या होता है? प्राइम और को प्राइम। हाँ, प्राइम और को प्राइम नंबर पता है क्या क्या होते हैं? प्राइम तो मैंने बता दिया आपको, को प्राइम नंबर हाँ, क्या होते हैं? को देखो प्राइम मैं का बताता याद हूँ नहीं को है। प्राइम क्या होता है। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। को प्राइम वो होते हैं जिनमें आपस में कॉमन नहीं होता कुछ भी। को मतलब कॉमन मान लो। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें आपस में कोई भी कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि 2 और 3 में सिर्फ 1 के अलावा, मतलब 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात ये है कि उसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ उसका 1 आएगा। तो 2 और 3 में कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है 2 और 3 में। जैसे 7 और 4 में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि इसका 7 इंटू 1 बनेगा फैक्टर, और इसका फैक्टर बनेगा तो 4 इंटू 1 बचेगा। तो इसमें कॉमन सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि 8 और 10, तो 8 और 10 को प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि 8 और 10 में 2 कॉमन है। देखो इसमें भी 2 आता है और इसमें भी 2 आता है, इसका मतलब 8 और 10 को प्राइम नहीं है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? यस सर। हाँ, तो ए और बी जहाँ पे क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, मतलब ए में और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात ये है। आगे चलते हैं अपन। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। अगला काम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर करोगे और यहाँ पे भी स्क्वायर। तो ये वाला नंबर तो बन गया 2 बन जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। और ये वाला नंबर क्या बन गया, a² अपॉन b² बन गया। ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2b² इक्वल टू a² बन जाता है। और b² इक्वल टू करेंगे तो a² के डिवाइड में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। सही बात है क्या? यस। ठीक है। तो यहाँ पे रूट हटाने के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखो √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है √2 इंटू √2, जो क्या बनता है, √4 बनता है। √4 का क्या आता है, 2 आता है। ऐसे ही होता है ना। तो ये 2 आ गया, और इक्वल टू में क्या आ गया, a का भी स्क्वायर लग गया और b का भी लग गया स्क्वायर। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे किया तो 2b² बन गया, इसको a² से किया तो a² बन गया। फिर 2 मल्टीप्लाई का नंबर मैंने डिवाइड में भेज दिया, यानी b² इक्वल टू a² अपॉन 2 आ गया। आया क्या समझ में इतना? हाँ, आ गया। हाँ, अब आगे समझो। तो हमें ये पता चला कि जो 2, इसका मतलब क्या है कि a² को 2 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि डिवाइड में गया तो सीधी सी बात है इसको डिवाइड कर ही देगा। तो a² को 2 डिवाइड कर रहा है। तो एक थ्योरम होती है, थ्योरम ये बोलती है कि यदि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब ये है कि अगर 2 है ना, वो a² को अगर डिवाइड कर रहा है ना, तो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा। ये एक थ्योरम होती है। कैसे होती है मैं समझाता हूँ। देखो मान लो एक नंबर है 3 और वो डिवाइड कर रहा है, वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। एक नंबर है 3, वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 36। तो 3 डिवाइड तो कर देगा ना 36 को, 3 डिवाइड तो कर ही देगा 36 को। तो कहने का मतलब ये है कि 3 अगर 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। तो बताओ 6 को करता है क्या? 6 को भी करता है। आगे क्या बात समझ में? तो थ्योरम आपको ये समझ में आई होगी, अगर एक नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, तो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर देगा, फिर बिना स्क्वायर के भी उसको डिवाइड कर देगा। चलो एक एग्जाम्पल फिर दे रहा हूँ मैं। मान लो कि एक नंबर है 4 और वो डिवाइड कर रहा है 12 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो 4 जो है ना वो 144 को डिवाइड कर देगा, डिवाइड करके देख लो चाहे आप। तो अगर 4 12 के स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, अगर 4 12 के स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, तो 4 की इतनी हिम्मत भी है कि वो 12 को भी डिवाइड कर देगा। बताओ 12 को भी करता है क्या वो? हाँ, करता है। करता है। इसका मतलब मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि अगर 2 a² को डिवाइड कर सकता है ना, तो 2 की इतनी हिम्मत और है कि वो a को भी डिवाइड कर देगा फिर। सही बात है क्या? हाँ। इसका मतलब ये है कि a के अंदर कहीं ना कहीं 2 जरूर है, तभी वो डिवाइड करता है। याद रखो कोई भी नंबर, जैसे 4 की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो 12 को डिवाइड कर देता है? वो इतनी हिम्मत इसकी इसलिए हुई क्योंकि 12 के अंदर 4 मिल गया इसको। 4 को 4 मिल गया 12 के अंदर। कैसे?
तो 12 के फैक्टर करके देखना, 12 को मैं लिख सकता हूँ क्या 4 into 3 लिख सकता हूँ ना। तो 4 को 4 मिल गया इसके अंदर, इसीलिए वो 12 को डिवाइड कर पा रहा है। अच्छा 3 कितनी हिम्मत कैसे हुई, वो 6 को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 3 को 3 मिल गया 6 के अंदर। 3 मिल रहा है। हाँ यानी कि 2 into 3 3 मिल गया, इसलिए इसकी हिम्मत होगी इतनी। मैं बोल दूं कि 16 को डिवाइड करता है 8, तो 8 की इतनी हिम्मत हुई कैसे, इतनी हिम्मत ऐसे हुई क्योंकि 8 को 8 मिल गया, 8 मिल गया उसको, तो 8 into 2 लिख सकते हैं। तो आपको ये बात पता चल गई, अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है ना, इसका मतलब a के अंदर कहीं ना कहीं 2 मिल गया इसको। सही बात है क्या? तो इसका मतलब a के अंदर 2 है कहीं ना कहीं। तो a के अंदर अगर 2 है तो आपको आगे क्या मानना है, आपको मानना है कि a इक्वल टू 2c एक नया नंबर मानना है। अब आप सोचोगे सर 2c क्या है, तो देखो 2c क्या है, a कोई नंबर है जिसको 2 डिवाइड कर रहा है। जैसे मैं यहाँ से समझा रहा हूँ फिर से, 12 एक नंबर है जिसको 4 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। वो नंबर क्या है, 12 है। 12 को मैं थोड़ा सा तोड़ के देख रहा हूँ, इसमें 4 है क्या, तो 4 को मैंने अलग कर दिया तो बच गया क्या, 3 बच गया इसके साथ में। इसका मतलब ये हो गया, तो अगर इसको 4 को मैं अलग से लिख लूँ तो ये कोई नंबर इसके साथ में कोई नंबर जरूर बचेगा जिसको मैं सी मानूंगा। जैसे यहाँ पे देखो 6 में क्या था, 3 था क्या, तो 3 था, और 3 के साथ में क्या था, 2 भी था। अगर 3 को मैंने लिख दिया अलग से तो कोई ना कोई नंबर इसके साथ में जरूर बचता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जिसको मैं सी मानता हूँ। ऐसे ही 8 के अंदर देखते हैं, 16 के अंदर 16 क्या होता है, 8 into 2 होता है। तो 8 को अगर मैं अलग कर लूँ तो कोई ना कोई नंबर इसके साथ में बच गया जिसको मैं सी मान लूंगा। तो इसलिए मैंने a बराबर में क्या मान लिया, 2c मान लिया, ठीक है, क्योंकि 2 के अलावा इसमें कोई ना कोई नंबर और बचेगा जिसको मैं c मान लूंगा। कितना समझ में आएगा बताओ? हाँ आ गया। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। आ गया। उसके बाद में देखो a इक्वल टू 2c हो गया, तो a इक्वल टू अगर 2c हो गया तो अगर मैं दोनों साइड इसका स्क्वायर करूं तो ये a स्क्वायर बन गया और ये क्या बन गया, 4c स्क्वायर बन गया। सही बात है क्या? अगर मैं इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये a स्क्वायर बन गया, 4c स्क्वायर बन गया। अब यहाँ देखो आप एक और क्या करना है आपको, अब a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ये देखो, ये a स्क्वायर की वैल्यू थी 2b स्क्वायर, तो मैं a स्क्वायर की जगह लिख रहा हूँ 2b स्क्वायर, और बराबर में कितना है, 4c स्क्वायर है, ठीक है क्या। उसके बाद देखो ये कट जाएगा, इससे 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो बचेगा क्या, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर बचेगा, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर बच गया। अब मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में भेजता हूँ तो b स्क्वायर बाई 2 और इक्वल टू c स्क्वायर। अब ध्यान दो फिर से वो थ्योरम लग गई, तो 2 की इतनी हिम्मत हो गई कि वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा फिर तो। सही बात है क्या? हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब b के अंदर भी कहीं ना कहीं 2 जरूर है, तभी वो इसको डिवाइड कर सकता है। तो ध्यान दो, a के अंदर भी 2 है और b के अंदर भी 2 है, दोनों के अंदर 2 है, और हमने क्या माना था कि a और b क्या है, कोप्राइम नंबर है, मतलब a और b में कॉमन कुछ भी नहीं है 1 के अलावा। लेकिन आगे जाके हमें पता चला कि a में और b में 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। सही बात है क्या? तो दोनों में 2 अगर आ गया, इसका मतलब हम जो मान के चले थे वो बात तो हमारी गलत हो गई ना। क्या मान के चले थे हमने माना रेशनल, और रेशनल को थोड़ा सा सोल्व किया तो वो कोप्राइम नंबर बन रहे थे, और आगे से आगे हमारे पास में आया कि कोप्राइम नंबर तो ये है ही नहीं। समझ गए ना? हाँ सर। आगे जाके हमें पता चला कि ये नंबर कोप्राइम तो है ही नहीं, क्योंकि ए के अंदर भी 2 आ रहा है और बी के अंदर भी 2 आ रहा है। देखो इसका मतलब ए और बी कोप्राइम नंबर कहाँ हुए, कॉमन नंबर और भी हो गए, इसमें 2 कॉमन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, आगे हम लिखेंगे कि ए और बी कॉमन नंबर कोप्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने जो अज्यूम किया था ना वो गलत अज्यूम किया था, तो रूट 2 रेशनल नहीं है, इरेशनल बन गया। समझ में आएगा थोड़ा बहुत बताओ? यस सर। ठीक है सर।